नमस्कार। आपका अखबार के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। भारत में और भारत की राजधानी दिल्ली में इस समय सबसे बड़ा एआई ग्लोबल समिट चल रहा है। एआई आप जानते हैं कि इस समय इन थिंग है, सबसे ज़्यादा चर्चा इस पर है। इसका भविष्य क्या होगा, ये देश और दुनिया का भविष्य कैसे बनाएगी, लोगों का भविष्य कैसे बनाएगी, या भविष्य कैसे बिगाड़ेगी, ये सब चर्चाएं हो रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सम्मेलन में बोलते हुए कहा, एआई का इस्तेमाल करते हुए उसके डेवलपमेंट के समय हमको इस बात को याद रखना होगा कि एथिकल तरीकों का हम इस्तेमाल करें। एथिकल तरीकों को छोड़कर जो है, अगर हम एआई का इस्तेमाल करेंगे या उसका डेवलपमेंट करेंगे, उसको बढ़ाएंगे, तो उससे नुकसान भी हो सकता है। और बहुत सी बातें उन्होंने कही, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ फ्रांस के राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रों की। उन्होंने कहा कि भारत ने वो कर दिखाया है जो दुनिया का कोई देश नहीं कर पाया। ध्यान से सुनिए, भारत ने वो कर दिखाया है जो दुनिया का कोई देश नहीं कर पाया। ये फ्रांस के राष्ट्रपति बोल रहे हैं, कोई बीजेपी का प्रवक्ता या संघ का प्रवक्ता या सरकार का प्रवक्ता नहीं बोल रहा है। और उनको कोई ऐसी मजबूरी नहीं है कि भारत की प्रशंसा करें। कुछ लोग कह सकते हैं कि हम उनसे फाइटर जेट खरीद रहे हैं, तो ये व्यापारिक समझौता है, सौदा है। खरीद रहे हैं हम, तब उनका ये बयान है। नहीं खरीदते तो मुझे नहीं लगता कि इससे अलग कुछ बयान होता, क्योंकि एआई के क्षेत्र में जिस तरह से भारत प्रगति कर रहा है, भारत जिस तरह से ग्लोबल साउथ के लीडर के रूप में इसमें भी उभर रहा है, वो उसको पूरी दुनिया देख रही है। और दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनी, इस सम्मेलन में भी दुनिया की बड़ी बड़ी टेक कंपनियों के सीईओ आए हुए हैं, कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए हुए हैं। बड़ी बड़ी टेक कंपनियां दुनिया की भारत में इन्वेस्ट करने को तैयार हैं। भारत की कंपनियां समझौता कर रही हैं इन कंपनियों से। जियो ने आज घोषणा की है, रिलायंस ने, टाटा ने घोषणा की है। इसके अलावा जो है टेक कंपनियां गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब पहले घोषणा कर चुके हैं कि हम इतने बिलियन डॉलर इन्वेस्ट करेंगे भारत में। ये है इस समय ग्लोबल स्टेज पर भारत की स्थिति। तो मैक्रों ने कहा कि भारत ने 140 करोड़ लोगों की डिजिटल आईडी बना ली। दुनिया का कोई देश नहीं कर पाया ऐसा, या कहें कि बहुत सारे देश मिलकर भी इस फिगर तक नहीं पहुंच पाए। हर महीने 2 अरब के लेन देन का पेमेंट प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया है। आज से 10-11 साल पहले संसद में कांग्रेस के नेता मजाक उड़ाते थे कि इस देश का गरीब आदमी मोबाइल चलाना कहाँ जानता है, और आप उससे उम्मीद करते हैं कि वो मोबाइल से पेमेंट करेगा। ये कभी हो ही नहीं सकता। ये अर्थशास्त्र के जानकार कांग्रेस के ये संसद में बोल रहे थे। और आज उनसे पूछिए, आज देश में 80 करोड़ से ज़्यादा मोबाइल उपभोक्ता है, और कोई ऐसा मोबाइल उपभोक्ता शायद ही होगा जो डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल न करता हो। डिजिटल पेमेंट के मामले में पूरी दुनिया के सामने भारत एक बहुत बड़े मॉडल के रूप में सामने है, जिसने कहा नहीं, घोषणा नहीं की, करके दिखाया है। उसके अलावा ये मैनुअल मैक्रों ने ही कहा कि 50 करोड़ लोगों का हेल्थ डिजिटल डेटा है। दुनिया के तो ज़्यादातर देशों की इतनी आबादी ही भी नहीं है, चीन को छोड़कर मुझे लगता है किसी देश की नहीं है। लेकिन मैं बात आज केवल एआई की नहीं कर रहा हूँ, या जो ये समिट हो रहा है उसकी नहीं कर रहा हूँ। मैं तुलना कर रहा हूँ कि आज दुनिया में जो हो रहा है और हम जहाँ पर हैं, और हम जहाँ पर हैं उसको आर्थिक रूप से, सैन्य रूप से, या टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, उसकी बात भी नहीं कर रहा हूँ। सामाजिक रूप से, संस्कृति में, कल्चर में एक थ्योरी पढ़ाई जाती है, थ्योरी ऑफ कल्चरल लैग। वो थ्योरी कहती है कि सभ्यता का एक हिस्सा हमेशा पीछे चलता है, वो समय के साथ गति नहीं मिला पाता है, तो वो पिछड़ा रहता है। तो जब दुनिया आगे चल रही होती है तो वो पीछे रहता है। इसलिए हमारे देश में, आप में से भी बहुत से लोगों ने देखा होगा कि जब मोटर कार चलने लगी तब भी बैलगाड़ी चलती थी। लेकिन मैं आज आर्थिक दृष्टि से नहीं, सामाजिक दृष्टि से कह रहा हूँ। हमारे देश का एक बड़ा वर्ग है, हमारे समाज का एक बड़ा वर्ग है जो आज भी अतीत में जी रहा है। आज भी वो अगला पिछड़ा, दलित, आदिवासी, इनके बीच में फंसा हुआ है।
मुस्लिम शासकों, मुगलों और अंग्रेज़ों ने जिस जाति के दलदल में हमें धकेला, हम उससे निकलने का भी प्रयास नहीं कर, बल्कि कहें कि निकलना ही नहीं चाहते, उसमें और नीचे धंसना चाहते हैं। तो एक बात हमें समझ लेनी चाहिए, चाहे जिस वर्ग से आते हों, जिस जाति से आते हों, कि इस देश से आरक्षण नहीं हटने वाला। जब ये मैं बात कह रहा हूँ तो इसलिए नहीं कि आरक्षण की ज़रूरत हमेशा बनी रहेगी, इसलिए कि ये इतना सेंसिटिव मुद्दा है राजनीतिक रूप से कि जो इसको उठाएगा वो सत्ता से बाहर हो जाएगा, उसकी राजनीति खत्म हो जाएगी। 2024 का चुनाव याद कीजिए, ज़्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ। विपक्ष ने एक झूठा नैरेटिव बनाया कि बीजेपी की 400 सीटें आई तो वो संविधान बदल देंगे, और फिर कहा कि आरक्षण खत्म कर देंगे। जब उन्हें लगा कि संविधान बदल देंगे का नैरेटिव चलाने से बात नहीं बनेगी, तो कहा आरक्षण खत्म कर देंगे। बीजेपी 303 से 240 लोकसभा सीटों पर आ गई, एक झूठे नैरेटिव से। आप जरा कल्पना कीजिए कि बीजेपी के किसी नेता, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष या किसी बड़े पदाधिकारी ने, मंत्री ने ये कहा होता कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे, तो भाजपा का क्या हाल होता। 1984 में 2 सीटें मिली थी, हो सकता है 2 भी न मिलती। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अब ये देश आरक्षण को किसी भी तार्किक दृष्टि से नहीं देखेगा। ये एक भावनात्मक मुद्दा बन गया है। आरक्षण उसी दिन खत्म होगा जिस दिन आरक्षित वर्ग कहेगा कि अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो देश के जो अनारक्षित वर्ग के लोग हैं, उनको इस सच्चाई को स्वीकार कर लेना चाहिए। तो मोदी ने आरक्षण शुरू नहीं किया, मोदी आरक्षण खत्म नहीं कर सकते। मोदी पर तमाम तरह के आप आरोप लगा सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि उन्होंने आरक्षण शुरू किया। अब सवाल यह है कि आरक्षण से सबसे बड़ा नुकसान, अगर जो आरक्षित वर्ग नहीं है, उसका क्या है? अवसर की कमी। ये इसको एड्रेस करना मोदी के बस में था। तो उन्होंने आने के बाद 11 साल में क्या किया है कि अवसरों की संख्या बढ़ा दी है। इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर एडमिशन के लिए, मैं उदाहरण के लिए एक जो है काल्पनिक आंकड़ा दे रहा हूँ, मान लीजिए 2000 सीटें थीं, उसमें से 50% आरक्षित थी, यानी 1000 सीटें। 1000 सीटें ही सामान्य वर्ग के लिए थी, तो उन सीटों की संख्या बढ़ाकर 8000 कर दी। तो ठीक है कि जो आरक्षित वर्ग है उसके लिए 4000 सीटें उपलब्ध हो गई, लेकिन अनारक्षित वर्ग के लिए भी 4000 सीटें जो है उपलब्ध हो गई। तो आपके लिए अवसर बढ़ गया, दोनों के लिए बढ़ा, लेकिन अवसर की कमी जो थी वो एक कृत्रिम रूप से तैयार की हुई कमी थी कि मेडिकल कॉलेज में सीट मत बढ़ने दो, इंजीनियरिंग कॉलेज में मत बढ़ने दो, IIT में मत बढ़ने दो, IIM में न बढ़ने दो। आप 11 साल का आंकड़ा सिर्फ ये जुटा लीजिए कि देश के कितने ज़िलों में मेडिकल कॉलेज खुले हैं, कितने नए मेडिकल कॉलेज खुले हैं, कितने नए एम्स खुले हैं, कितनी नई IITs खुली हैं, कितने नए IIM खुले हैं। इन सब के जरिए अवसर बढ़े हैं सबके लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी एक खास वर्ग के लिए, सबके लिए। तो अवसर की जो कमी के कारण नाराज़गी थी, जो एक हताशा थी, निराशा थी, वो ख़त्म नहीं हुई है, कम हुई है। जब मैं ये सब कह रहा हूँ तो आप ये मत समझिए कि जो UGC की गाइडलाइंस आई है उसका मैं समर्थन करने जा रहा हूँ। मेरा मानना है कि वो गलत कदम था, है, और जब तक हटता नहीं है तब तक रहेगा। उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, वो अनावश्यक कदम था, वो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाला कदम था, एक वर्ग को बेवजह नाराज़ करने का कदम था। तो इसलिए उसको किसी तरह से सरकार जस्टिफाई नहीं कर सकती। कुछ भी सफाई दे, कुछ भी करे सरकार, ये नहीं कह सकती कि ये कदम सही था, और वो कभी सही साबित किया नहीं जा सकता। तो अच्छा हो सरकार उसको डिफेंड करने की कोशिश ना करे, जिस तरह से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शुरू में कोशिश की थी। लेकिन सरकार धीरे धीरे अपना ट्रैक बदल रही है। आप याद कीजिए, सुप्रीम कोर्ट में जब मामला गया तो सॉलिसिटर जनरल ने उस पर स्थगन का जो आदेश दिया सुप्रीम कोर्ट ने, उसका विरोध नहीं किया। सरकार जो है फूंक फूंक कर अब कदम रख रही है, उसको मालूम है कि एक गलती हो गई है। अब मुश्किल ये है कि आपने माइंस देखी होंगी जो युद्ध क्षेत्र में जो है हमारे दुश्मन बिछाते हैं,
या नक्सली इलाकों में भी देखा होगा, माइंस बिछाई जाती थी पुलिसकर्मियों सुरक्षा बलों के लिए। आपका पाँव माइन पर पड़ जाए तो जब तक आपका पाँव पड़ा हुआ है तभी तक आप जिंदा हैं। पाँव हटाया, ब्लास्ट होगा, आप खत्म। तो वो पाँव हटाने से पहले आपको उतना या उससे ज़्यादा वजन रखना पड़ेगा उस पर, तभी आप जिंदा बच सकते हैं। अब सरकार के सामने यही चुनौती है। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ कि मैं आज यूजीसी गाइडलाइंस की भी बात नहीं कर रहा हूँ। आज मैं बात कर रहा हूँ उस पूरे यूनिवर्स की जो अवसर के रूप में हमारे सामने खुला है। दुनिया के अलग अलग देशों की इकॉनमी जिनसे हमारा FTA हुआ है या ट्रेड डील हुई है, उन सब को मिलाकर $50 ट्रिलियन की इकॉनमी के दरवाजे हमारे लिए खुल गए और हम अभी तक फंसे हुए हैं। अगड़ा पिछड़ा दलित और आदिवासी इस बहस में फंसे हुए हैं। एक नया सवेरा, एक नया अवसर हमारा इंतजार कर रहा है। लेकिन याद रखिए कि प्रकृति का नियम है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ये $50 ट्रिलियन की इकॉनमीज का जो दरवाज़ा खुला है हमारे लिए, वो तभी हमारे लिए अवसर होगा या हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा जब हम उसका लाभ उठाने की स्थिति में होंगे। तो हमको अपनी पूरी जीवन शैली, अपनी पूरी अर्थव्यवस्था जिस तरह से चलती थी, ये जो चलता था कि कुछ भी बनाओ चलेगा, हमारे प्राइवेट सेक्टर ने बड़ा एक्सप्लॉइट किया। R&D पर खर्च नहीं किया। क्यों? क्योंकि जो बना देंगे वो भारतीय खरीदेंगे, खरीदना उनकी मजबूरी है। लेकिन अब वो वही चीज़ जो है भारत से बाहर नहीं बेच सकते। उनको अपनी क्वालिटी सुधारनी होगी, उनको जो है अपने उत्पादन का पैमाना बढ़ाना होगा। तो अवसर सबके लिए आया है। तो सवाल है कि क्या हम उसके लिए तैयार हैं? ऐसे अवसर किसी देश के जीवन काल में आते नहीं बार बार। जो अवसर हमें आज मिल रहा है, वो जो 2047 का हमारा लक्ष्य है विकसित भारत का, उसको उस तारीख को बहुत नज़दीक ला सकता है और 2047 तक का जो लक्ष्य है उससे बहुत ऊपर ले जा सकता है। सवाल यह है कि हमारे सोचने का तरीका बदले। हम सनातन धर्म के जो मानने वाले हैं उनको आपस में एक दूसरे का दुश्मन न माने। दुनिया का विश्व गुरु हम तभी बन सकते हैं जब सनातन की एकता होगी। हम विभाजित होंगे, हम खंडित होंगे तो हमारी शक्ति लगातार क्षीण होती जाएगी। इस समय जो समय की मांग है एक होने की, साथ होने की, इकट्ठा होने की, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने की, अपनी क्षमता का प्रदर्शन करने की। इमैनुअल मैक्रो जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने नाम गिनाए दुनिया की बड़ी टेक कंपनियों के कि इन सब को चलाते हैं भारतीय। तो आप समझिए भारतीयों के पास क्या प्रतिभा है। और ये भारतीय आज जो दुनिया में इन जगहों पर पहुंचे हैं, इसी सिस्टम से निकल कर पहुंचे। आज और उनके समय में जो अवसर थे उनमें ज़मीन आसमान का अंतर आ चुका है। उनके सामने अवसर का इतना बड़ा यूनिवर्स नहीं था। उन्होंने संघर्ष किया, अपनी प्रतिभा, अपनी मेहनत के बल पर वो आज वहाँ पहुँचे हैं। किसी को कोई जो है मुफ्त में कुछ देता नहीं है। हम कह सकते हैं कि आरक्षण के कारण जो कम नंबर पाकर इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज या दूसरी जगहों पर जिनका सिलेक्शन होता है, देख लीजिए, अगर वो योग्य नहीं हैं तो वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। 10 साल में भी 4 साल का कोर्स नहीं पूरा कर पाते हैं। लेकिन जो प्रतिभाशाली हैं वो कर लेते हैं। तो कुल बात मिलाकर आती है कि आपकी प्रतिभा कितनी है, आपकी जिजीविषा कितनी है इस सिस्टम में सर्वाइव करने की। याद रखिए, संघर्ष करके जो जीत मिलती है उसका फल ज़्यादा मीठा होता है। जो आसानी से मिल जाए उसका जो है महत्व पता नहीं चलता है। वंशवादी जितनी पार्टियां हैं उनको देख लीजिए, उनकी पहली पीढ़ी ने संघर्ष किया, उसके बाद की दूसरी, तीसरी, चौथी पीढ़ी जो है वो अपनी बपौती समझती है, उसको अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझती है। और उनकी क्या हालत हो रही है ये सबके सामने है। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि इतने बड़े अवसर का लाभ उठाने से मत चूकिए। आपस में एक होइए। आपस में विद्वेष से, आपस में झगड़े से
आपस में ईर्ष्या से, आपस में एक दूसरे को शत्रु मानने से हमें कुछ नहीं मिलेगा, दोनों का नुकसान होगा। और मैं ये किसी एक वर्ग के लिए नहीं कह रहा हूँ, सबके लिए कह रहा हूँ। तो हम पहले अपनी प्राथमिकता तय कर लें कि हमें जातीय गौरव ज़्यादा प्यारा है या हमें राष्ट्रीय गौरव ज़्यादा प्यारा है। राष्ट्रीय गौरव चाहिए तो एकता, सामाजिक सुरक्षा चाहिए तो एकता, राष्ट्रीय सुरक्षा चाहिए तो एकता, अपने वैचारिक दुश्मनों से अगर लड़ना है तो एकता, और अगर ये सब नहीं चाहिए तो जातीय गौरव पर गर्व करते रहिए। मैं तो बार बार कहता हूं कि जो लोग जातीय गौरव की बात करते हैं उनसे कहता हूं कि जब तक आप सनातनी हैं, हिंदू हैं, तभी तक है ये। जिस दिन सनातनी नहीं रह जाएंगे, जिस दिन धर्म परिवर्तन हो जाएगा, ये जातीय गौरव भी तिरोहित हो जाएगा। तो इसलिए अपनी प्राथमिकता तय कर लीजिए कि जीवन में आपकी प्राथमिकता क्या है। देश का गर्व चाहते हैं, गौरवशाली देश चाहते हैं, या जाति का गर्व चाहते हैं, गौरवशाली जाति चाहते हैं। और इस बात को याद रखिए कि जाति इस सनातन धर्म की सच्चाई नहीं है। आज जरूर सनातन धर्म की वास्तविकता है, लेकिन जब से सनातन शुरू हुआ तब से जाति नहीं थी। ये मुगलों, मुसलमानों और ब्रिटिशर्स ने ये रोग हमको दिया है और उस रोग को हम पाल पोस रहे हैं, उससे मुक्ति पाने की बात नहीं कर रहे हैं। जो लोग जाति विहीन समाज की बात करते हैं, जाति विहीन समाज बनाने की बात करते हैं, दरअसल वो एक दूसरे तरह के जातिवाद के जाल में फंसाना चाहते हैं। जातिवाद को अगर आप खत्म करना चाहते हैं तो आपको कोई सामाजिक सुधारक नहीं बनना है। अपने आचरण में, अपने परिवार में, अपने व्यक्तिगत जीवन में जाति को महत्व देना कम कर दीजिए, अगर बंद नहीं कर सकते। आप देखिए, अगर सब लोग ऐसा करने लगे, कितना बड़ा और कितना क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा। लेकिन उसके लिए पहल हमको, आपको ही करनी पड़ेगी। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।